Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Please stay at home because it's good for you and it's also good for others. This lecture is being given to you by Trends High School and I'm the teacher of 8th class. Today we'll read about science. हमारा फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम मुकम्मल हो चुका है। आज से हम इसी चैप्टर की रिवीजन करेंगे। जिन टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं इन टॉपिक्स को हम रिवाइज़ करेंगे ताकि आपको मज़ीद अच्छे तरीके से टॉपिक्स समझ आ जाएं। नर्वस सिस्टम, इंसानी ऑर्गन सिस्टम। पिछली जमातों में हम इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को रिवाइज करेंगे। ये ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे असबी निज़ाम या नर्वस सिस्टम कहते हैं। गुर्दे, निज़ाम अखराज, एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनका किरदार और इनकी बीमारियों को भी अगले लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे। नर्वस सिस्टम, जब किसी शख्स के पाँव पर ज़ख़म या चोट लगती है तो वो दर्द महसूस करता है और उसका पूरा जिस्म चौंक जाता है। उसका खून ज़ख्मी हिस्से तक पहुंच जाता है और उसके दिमाग को उसके पाँव के ज़ख्मी हो जाने के बारे में कौन बताता है? उसके हाथ को ज़ख्मी हिस्से तक पहुंचने का हुक्म कौन देता है? दर हकीकत हमारे जिस्म में एक ऑर्गन सिस्टम काम करता है जो जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगाम रसानी और जिस्मानी अफ़ाल के दरमियान राब्ते का काम करता है। ये ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। इंसानी नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS पर मुश्तमिल होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरे जिस्म में फैली हुई नर्व्स के एक जाल पर मुश्तमिल होता है जो जिस्म के तमाम हिस्सों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ राब्ते का काम करती है। एक्सक्रीशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस जिस्म से खतरनाक मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने में शामिल है जिसे एक्सक्रीशन कहते हैं। दूसरे प्रोसेस में जैसा कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मुख्तलिफ जानदार एक्सक्रीशन के लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में वेस्ट इर्द गिर्द मौजूद पानी में बॉडी सरफेस से निकाल दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में मखसूस ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए होते हैं। इंसानों में एक्सक्रीशन, अहम ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में शामिल हैं वो किडनीज हैं। इंसानों का एक्सक्रीटरी सिस्टम एक पर मुश्तमिल होता है। किडनीज का पेयर राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। यूट्रस का पेयर राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। नंबर 3, यूरिथ्रा के लिए यूरिनरी ब्लैडर। किडनीज बैकबोन की साइड में पेट में वाक़या होती हैं। किडनी बुनियादी फिल्ट्रेशन यूनिट है। ये बहुत बारीक वॉल ब्लड कैपिलरीज पर मुश्तमिल होते हैं। हर कैपिलरी क्लस्टर कप की शक्ल की एक ट्यूब पर मुश्तमिल होती है जो फिल्टर शुदा यूरिन जमा करती है। हर किडनी में काफी ज्यादा फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं जो इकट्ठे जुड़े होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स नाइट्रोजिनियस वेस्ट होते हैं जो यूरिन की शक्ल में खून से जमा किए जाते हैं। बनने वाला यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के जरिए गुजरता है। यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिन यूरेथ्रा के जरिए बाहर खारिज कर दिया जाता है। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, गुर्दे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं
जिनमें से एक गुर्दे में पथरी यानी किडनी स्टोन है। गुर्दे की पथरी पेन के सिरे जितनी छोटी होती है। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह के क्रिस्टल्स का जमा होना है। इस तरह के बड़े क्रिस्टल्स ठोस मवाद की शक्ल में जमा हो जाते हैं और पथरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। ये क्रिस्टल्स नेफ्रॉन में से गुजरते हुए रीनल पैपिला में जमा हो जाते हैं। क्रिस्टल्स जो कि पहले ही बन चुके होते हैं आपस में जुड़कर बड़े होना शुरू हो जाते हैं, जिसे एग्रीगेशन भी कहते हैं। पथरियों के बनने का ये अमल बहुत तेज रफ्तार होता है। साइज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन बढ़ते बढ़ते खतरनाक हद तक बढ़ सकता है, जिसका डायमीटर 4 से 5 मिलीमीटर तक हो सकता है। ये इतना बड़ा हो सकता है कि इसका यूरेटर से गुजरना मुश्किल हो जाता है। ये स्टोन यूरेटर की दीवारों के साथ फंसता है और ज्यादातर इसके फंसने की जगह यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन, इलियक आर्टरी और यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन है और इस रुकावट की वजह से दर्द होती है, यहां तक कि ये ब्लैडर तक पहुंचकर बॉडी से बाहर निकल जाए। रीजंस। गुर्दे में पथरी की वजूहात। गुर्दों की पथरी की बड़ी वजूहात बढ़ती उम्र, ग़िज़ा में हरी सब्जियां, नमकियात, विटामिन डी और सी का ज्यादा इस्तेमाल, यूरिनरी नालियों में बार बार होने वाले इन्फेक्शंस, कम पानी पीना और अल्कोहल का इस्तेमाल है। सिम्पटम्स। अलामात। पथरी की अलामात ये हैं: गुर्दे में या पेट के निचले हिस्सा में शदीद दर्द, बार बार यूरिन का आना और इसमें खून और पस का मौजूद होना। ट्रीटमेंट, इलाज। ज्यादा पानी पीने से तकरीबन 90% पथरियां यूरिनरी सिस्टम से गुजर सकती हैं। गुर्दे की पथरी निकालने का एक तरीका लिथोट्रिप्सी है। मरीज को एक खास किस्म के लिथोट्रिपर काउच पर लिटाया जाता है। एक्सरे मशीन की मदद से पथरी को लोकेट किया जाता है और डिस्प्ले मशीन पर इसका रिजल्ट देखा जा सकता है। इस तरीके में यूरिनरी सिस्टम में मौजूद पथरियों पर लिथोट्रिपर की मदद से नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स गिराई जाती हैं। ये शुआएं बड़ी पथरियों पर गिराई जाती हैं जो इन्हें तोड़ देती हैं। शुआओं के बार बार गिरने से पथरियां रेत की मानिंद हो जाती हैं और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ मलफंक्शनल किडनीज, जिसमें डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट आता है। किडनी रीनल फेलियर। आज हम आपको गुर्दों के बेकार हो जाने और इसके इलाज के बारे में बताएंगे। गुर्दों के फंक्शन में मुकम्मल या जुज़वी नाकामी को किडनी फेलियर कहते हैं। गुर्दों के बेकार हो जाने की बड़ी वजूहात हैं: डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ड्रग ओवरडोजेस, इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। गुर्दों के बेकार हो जाने की अहम अलामात: खून में यूरिया और दूसरे इजाफी मादों की मिकदार में इजाफा, जिसके नतीजे में यूरिन की ज्यादती, वजन में कमी, मतली और यूरिन में खून की मौजूदगी हो सकती है। जिस्म में फ्लूइड ज्यादा हो जाने से टांगों, पांव और चेहरे पर सूजन हो सकती है और सांस भी उखड़ सकती है। इलाज। किडनी फेलियर का इलाज 2 तरीकों से किया जाता है: डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। सबसे पहले हम किडनी डायलिसिस के बारे में बात करेंगे। डायलिसिस से मुराद है मसनूई तरीकों से खून की सफाई। डायलिसिस 2 तरीकों से किया जाता है: पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस। डायलिसिस के इस तरीके में डायलिसिस फ्लूइड को मुकर्ररा वक्त के लिए पेरिटोनियल कैविटी में पंप कर दिया जाता है। डायलिसिस फ्लूइड को कैथेटर के जरिए पेरिटोनियम या पेरिटोनियल कैविटी में दाखिल कर दिया जाता है।
इस कैविटी की दीवारों के साथ पेरिटोनियम लगी होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। जब हम पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड रखते हैं, तो पेरिटोनियम की ब्लड वेसल्स के खून में मौजूद इजाफी मादा इस डायलिसिस फ्लूइड में नफूस कर जाता है। इसके बाद डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में मरीज का खून एक अपरेटस से गुजारा जाता है, जिसे डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर के अंदर की दीवारें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। खून इसके अंदर से गुजरता है और डायलिसिस फ्लूइड इसके गिर्द बहता है। इजाफी पानी और इजाफी मादा खून से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। साफ खून को जिस्म में वापस कर दिया जाता है। हीमोडायलिसिस महीने में 3 मरतबा डायलिसिस सेंटर में किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट। हम जानते हैं कि डायलिसिस का अमल चंद दिन के बाद दोबारा करना पड़ता है और ये अमल मरीज और अटेंडेंट्स के लिए नाखुशगवार होता है। किडनी फेल होने के आखिरी मराहिल में एक और इलाज किडनी ट्रांसप्लांट है। इस इलाज में मरीज की नाकारा किडनी को सेहतमंद किडनी से बदल दिया जाता है। इस अमल में मरीज का ब्लड ग्रुप डोनर के ब्लड ग्रुप से मैच किया जाता है। किडनी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम से जोड़ी जाती है। डोनेट किए गए किडनी की औसत जिंदगी 10 से 15 साल होती है। जब एक ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो मरीज को नई किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि नई किडनी कहाँ ट्रांसप्लांट की जाती है? किडनी यूरेटर और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ जुड़ी होती है। नाकारा किडनी को जिस्म से मूव नहीं किया जाता, बल्कि वो जिस्म के अंदर ही मौजूद रहती है, जबकि ट्रांसप्लांटेड किडनी हेल्दी किडनी की तरह खून साफ करने का काम सरंजाम देती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।